गुड मॉर्निंग एवरीवन। हमारे टेस्ट सीरीज चल रही थी जिसमें से हमने एक टेस्ट को कंप्लीट कर लिया था। आज ये दूसरा टॉपिक टेस्ट है। प्रथम टेस्ट में हमने राजस्थान के प्रमुख सभ्यताओं को कंप्लीट कर लिया था। दूसरे टेस्ट में हम राजस्थान में 1857 की क्रांति को कंप्लीट करेंगे। देखिए, ये कुल मिला के इस टेस्ट में आपके 10 प्रश्न होंगे। आपको ईमानदारी से 10 के 10 प्रश्न करने हैं और इनके आंसर एक पेपर पे लिख लेने हैं। बाद में जब ये क्लास ख़त्म हो तो आपको आपके जो आंसर हैं वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालने कि आपके कितने सही हुए। दूसरा कि इसका जो कंप्लीट सॉल्यूशन है वो आपको ज़रूर देखना है लास्ट तक, क्योंकि इसमें हम कंप्लीट 1857 की क्रांति को एक तरीके से रिवाइज करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न, 1857 की क्रांति के समय राजस्थान के एजेंट टू गवर्नर जनरल यानी कि एजीजी कौन थे? देखिए, सबसे पहले आपको इस प्रश्न को पढ़ना है। राजस्थान के एजेंट टू गवर्नर पूछे हैं कब? 1857 की क्रांति के समय। तो एक एक प्रश्न, एक एक ऑप्शन पे हम अभी चर्चा करेंगे। तब तक के लिए मैं आपको आंसर बता देता हूँ। आपने अपना आंसर सोच ही लिया होगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस थे 1857 की क्रांति के समय राजस्थान के एजेंट टू गवर्नर जनरल। देखिए, पहले तो आप इनको समझिए होते क्या हैं। आपको 3 पद देखने को मिलेंगे। एक मिलेगा आपको गवर्नर जनरल। ठीक है, गवर्नर जनरल पूरे भारत को कंट्रोल करता था, ये भारत को कंट्रोल करता था। उसके जस्ट नीचे काम करता था एजेंट टू गवर्नर जनरल। ये एजेंट टू गवर्नर जनरल राज्यों को कंट्रोल करता था, यानी कि एक राज्य में एक गवर्नर जनरल को नियुक्त किया जाता था। उसके बाद में जो एजेंट टू गवर्नर जनरल के नीचे आते थे वो आते थे पॉलिटिकल एजेंट। पॉलिटिकल एजेंट जो थे वो रियासतों में काम करते थे, यानी कि एक रियासत में एक पॉलिटिकल एजेंट काम करता था, एक राज्य में एक गवर्नर जनरल काम करता था एजेंट टू गवर्नर जनरल, और पूरे भारत में गवर्नर जनरल काम करता था। अब समझिए इस कहानी को। आपसे प्रश्न पूछा गया है कि जब 1857 की क्रांति हुई थी तो उस समय राजस्थान के एजेंट टू गवर्नर जनरल कौन थे? क्लियर? तो इस प्रश्न का आंसर हमने क्या बताया? जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। अब हम एक एक की चर्चा कर लेते हैं जो अभी आपके सामने ऑप्शंस रखे गए हैं। पहला ऑप्शन मिस्टर लोकेट। तो मिस्टर लोकेट की अगर हम बात करें तो अगर आपसे पूछा जाए कि राजस्थान का प्रथम एजेंट टू गवर्नर जनरल कौन था? राजस्थान का प्रथम एजेंट टू गवर्नर जनरल कौन था? तो उसका नाम आएगा मिस्टर लोकेट। अगर यही प्रश्न जो अभी आपको दे रखा है ये पूछा जाए कि 1857 की क्रांति के समय राजस्थान का एजेंट टू गवर्नर जनरल कौन था? अगर 1857 की क्रांति के समय पूछा जाए तो बताइए हम किसको बताएंगे? जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस को बताएंगे। अब यहाँ पर 2 ऑप्शन और दे रखे हैं। एक दे रखा है कैनिंग। कैनिंग कौन था बताइए? तो कैनिंग के बारे में हम लिख सकते हैं 1857 की क्रांति के समय 1857 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल 1857 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो आंसर आएगा कैनिंग, लॉर्ड कैनिंग। ठीक है, अगला ऑप्शन आपका है पॉम्स्टन। तो पॉम्स्टन के बारे में अगर आपसे पूछा जाए तो क्या बताइए? 1857 की क्रांति के समय 1857 की क्रांति के समय इंग्लैंड कहें या ब्रिटेन कहें, इंग्लैंड का प्रधानमंत्री था। देखिए,
एक ही प्रश्न से हमारे 4 प्रश्न क्लियर हो गए। अगर आपसे पूछा जाए राजस्थान का प्रथम एजेंट टू गवर्नर जनरल कौन था, मिस्टर लोकेट। 1857 की क्रांति के समय एजेंट टू गवर्नर जनरल कौन था, जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। और 1857 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था, तो कैनिंग। ठीक है। अगर पॉम्पस्टन के बारे में बात करें तो 1857 की क्रांति के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री था पॉम्पस्टन। अगर आपसे एक प्रश्न और पूछा जाए, यहीं पे मैं प्रश्न लिख देता हूँ यहीं। अगर आपसे पूछा जाए कि 1857 की क्रांति के समय इंग्लैंड की महारानी कौन थी, इंग्लैंड की महारानी कौन थी, तो बताइए कौन बताएंगे। 1857 की क्रांति के समय इंग्लैंड की महारानी कौन थी, तो उस महारानी का नाम था महारानी विक्टोरिया। कौन सी महारानी थी बताइए, महारानी विक्टोरिया थी। क्लियर। तो एक ही प्रश्न से हमारे 5 प्रश्न क्लियर हो गए। अब आपके सामने हमारा दूसरा प्रश्न है। बताइए कि राजस्थान में 1857 की क्रांति का सर्वप्रथम प्रारंभ कहाँ से हुआ था। 1857 की क्रांति का सर्वप्रथम प्रारंभ कहाँ से हुआ था। आपने अपना आंसर सोच लिया होगा। इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वो होगा नसीराबाद। नसीराबाद में 1857 की क्रांति का सबसे पहले प्रारंभ हुआ था। ठीक है। अगर हम नसीराबाद की बात करें तो नसीराबाद में जो 1857 की क्रांति हुई थी वो राजस्थान में पहली बार हुई थी और वो डेट थी 28 मई। बहुत इंपॉर्टेंट डे है 28 मई 1857। बताइए कहाँ से स्टार्ट हुई, नसीराबाद से स्टार्ट हुई। अगर हम नसीराबाद में थोड़ी सी और बात करें तो यहाँ पर क्रांति का जो नेतृत्व किया था वो किया था बख्तावर सिंह के द्वारा। बताइए किसके द्वारा किया गया था नेतृत्व, बख्तावर सिंह के द्वारा किया गया था। अगर हम यहाँ पर अंग्रेज अधिकारी की बात करें, अंग्रेज अधिकारी की बात करें तो यहाँ पर अंग्रेज अधिकारी था जिसका नाम था प्रीचार्ड। बहुत इंपॉर्टेंट है ये प्रीचार्ड, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि नसीराबाद में जो अंग्रेज अधिकारी था मुख्य रूप से वो कौन था, प्रीचार्ड था। हालांकि यहाँ पर 2 अंग्रेज अधिकारियों की हत्या भी हुई थी, प्रीचार्ड की हत्या नहीं हुई है। क्योंकि प्रीचार्ड इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि यहाँ पर प्रीचार्ड था। और यहाँ थोड़ी सी घटना है मैं आपको बता देता हूँ, थोड़ा सा देखिए कि ये मान लीजिए आपका राजस्थान है ना, ये आपका राजस्थान है। मैं इसी के नीचे बता देता हूँ थोड़ा सा इसको, एक मिनट। देखिए ये अपना राजस्थान है, इसमें यहाँ पर है अपना अजमेर बीच में, ये मान लीजिए अपना अजमेर है। थोड़ा सा बड़ा बना देता हूँ, ठीक है। अजमेर है, इस अजमेर में यहाँ पहले से एक बटालियन थी नसीराबाद में जिसका नाम था, देखिए यहाँ पर एक बटालियन थी जिसका नाम था 30वीं नेथिव इन्फेंट्री, 30वीं NI। नेथिव इन्फेंट्री बोलते हैं पैदल सेना को। ठीक है। यहाँ पर पहले से काम कौन सी कर रही थी बताइए, 30वीं नेथिव इन्फेंट्री काम कर रही थी। ये स्थान कौन सा है, नसीराबाद है। देखिए ये स्थान कौन सा है, नसीराबाद है ये। ठीक है। इससे ऊपर पहले अगर हम बात करें यहाँ पर अजमेर में, यहाँ पर कार्यालय था, या अगर हम यहाँ पर दुर्ग की बात करें तो यहाँ पर कौन सा दुर्ग था बताइए, यहाँ था अजयमेरू दुर्ग। अजयमेरू दुर्ग, अजयमेर दुर्ग कहें या इसे हम कह सकते हैं तारागढ़ का किला। ठीक है। इसी किले के आसपास इसकी रसद सामग्री इकट्ठा थी अंग्रेज़ों की। ठीक है। और यहीं पर बाहर से एक नेथिव इन्फेंट्री आई थी जिसका नाम था 15वीं नेथिव इन्फेंट्री। समझिए ढंग से एक बार से, 15वीं नेथिव इन्फेंट्री या 15वीं बंगाल नेथिव इन्फेंट्री, इसका नाम क्या था बताइए, 15वीं बंगाल नेथिव इन्फेंट्री।
बंगाल नेटिव इन्फेंट्री। अब देखिए ये 15वीं नेटिव इन्फेंट्री आई है ना, ये तो अजयमेरी दुर्ग के आसपास आई है ना, तारागढ़ के किले के आसपास, क्योंकि यहाँ पर अंग्रेज़ों की क्या थी, रसद सामग्री सारी थी, जितने भी गोला बारूद थे, बंदूकें थी, सब यहाँ, क्योंकि यहाँ पर आपको पता है कि एजेंट टू गवर्नर जनरल यहीं पे निवास करता था, है ना। एजेंट टू गवर्नर जनरल ने 1832 में अपना कार्यालय जो स्थापित कर रखा था, वो कहाँ कर रखा था बताइए, अजमेर में कर रखा था, ठीक है। उसके बाद में हालांकि इसको बाद में ट्रांसफ़र करके कहाँ पर ले गया था, वो आबू में ले गया था। इसकी हम चर्चा आगे भी करने वाले हैं वैसे, और क्लासों में तो हमने कर ली थी पहले से ही। अब समझिए इसको कहानी क्या थी कि यहाँ पर 15वीं नेथिन इन्फेंट्री बाहर से आई थी, है ना, मतलब बंगाल से आई थी ये नेथिन इन्फेंट्री। अब बंगाल में आपको पता ही है कि पहले से ही 34वीं नेथिन इन्फेंट्री के सैनिक मंगल पांडे ने की हत्या कर दी थी। मंगल पांडे की मतलब एक तरीके से फांसी की सज़ा दी थी मंगल पांडे को, और वहाँ से जो क्रांति है भड़क चुकी थी भारत में। अब भारत में क्रांति भड़क चुकी है बंगाल में ऑलरेडी, उसके बाद में मेरठ में भी क्रांति हुई है। उसके बाद में ये जो सूचना है यहाँ मिली थी, राजस्थान में मिली थी, उसके बाद में राजस्थान में क्रांति हुई है। अब चूँकि 15वीं नेथिन इन्फेंट्री बाहर से आई है, तो अंग्रेज़ों ने सोचा कि यार कभी ऐसा नहीं हो कि ये सैनिक बाहर से अभी आए हैं, हो सकता है कि ये क्रांतिकारी हों और ये अजमेर दुर्ग पे आक्रमण कर दें, एक तरीके से यहाँ पर कब्जा बना लें। अब चूँकि अजमेर दुर्ग एक तो बिल्कुल सेंटर में है, बीच में है, और दूसरी बात ये है कि यहाँ पर जितनी भी रसद सामग्री है वो सारी यहाँ पर इकट्ठी है। तो अगर इन्होंने यहाँ पर कब्जा कर लिया तो पूरे राजस्थान में एक तरीके से क्रांति को बढ़ावा देंगे ये। इसलिए क्या किया इन्होंने, ये जो आपकी 15वीं नेथिन इन्फेंट्री थी यहाँ से इसको ट्रांसफ़र कर दिया, और ट्रांसफ़र करके बताइए कहाँ पर भेज दिया, नसीराबाद में भेज दिया। अब नसीराबाद में चूँकि पहले से ही नेथिन इन्फेंट्री 30वीं जो काम कर रही थी, और साथ में बताइए कौन सी भी आ गई, 15वीं बंगाल नेथिन इन्फेंट्री भी आ गई, बंगाल नेथिन इन्फेंट्री। अब यहाँ पर जो सैनिक थे मुख्य रूप से, और यहाँ पर जो नेतृत्व करता थे उसका नाम था, हमने अभी बताया आप लोगों को, यहाँ पर नेतृत्व करता थे बख्तावर सिंह, और अंग्रेज अधिकारी कौन थे, प्रिचार्ड। इस प्रिचार्ड ने क्या किया था, इस 15वीं नेथिन इन्फेंट्री को अजमेर से हटा दिया था। अजमेर दुर्ग के आसपास जो इनकी रसद सामग्री थी वहाँ से इसको हटा के और कहाँ पर लगा दिया था, नसीराबाद में लगा दिया था। अब उस समय बख्तावर सिंह ने प्रिचार्ड से पूछा कि यार प्रिचार्ड एक बात बता, यहाँ तो 30वीं नेथिन इन्फेंट्री पहले से ही काम कर रही है नसीराबाद में, तो नसीराबाद में तो पहले से ही नेथिन इन्फेंट्री ऑलरेडी काम कर रही है, तो आप हमें यहाँ क्यों भेज रहे हो? क्या आपको हमारे पर इतना भी विश्वास नहीं है कि मतलब हम उसकी रक्षा करेंगे या उसको बिगाड़ेंगे रसद सामग्री को? तो ऐसी कंडीशन में ऐसा माना जाता है कि ये जो प्रिचार्ड था ये इसका जवाब नहीं दे पाया, यानी कि प्रिचार्ड इसका सही आंसर नहीं दे पाया कि हमने आपको यहाँ ट्रांसफ़र क्यों किया है। इस वजह से यहाँ पर क्रांति भड़क गई थी, और यहाँ पर 2 अंग्रेज अधिकारी भी मारे गए थे। मैं उन दोनों का नाम भी लिख देता हूँ। यहाँ पर 2 अंग्रेज अधिकारी मारे गए थे। एक का नाम था, ध्यान रखिए यहाँ पर, एक का नाम था स्पोटिस वुड, और दूसरे का नाम था न्यूबरी। इन दोनों की क्या कर दी गई थी बताइए, हत्या कर दी गई थी। ये दोनों अंग्रेज अधिकारी क्या हो गए थे, मारे गए थे इसी समय। और बाद में ये जो छावनी थी, इसके जो विद्रोही थे वो भरतपुर रियासत होते हुए दिल्ली चले गए थे। तो इतनी कहानी थी आपकी नसीराबाद की। मुख्य रूप से नसीराबाद में क्या ध्यान रखना है कि 28 मई 1857 को यहाँ क्रांति हुई। नेतृत्व बख्तावर सिंह ने किया, अंग्रेज अधिकारी प्रिचार्ड थे, ठीक है। यहाँ पर 2 प्रकार की बटालियन काम कर रही थी, 15वीं नेथिव इन्फेंट्री और बताइए 30वीं नेथिव इन्फेंट्री, ठीक है। 15वीं और 30वीं दोनों नेथिव इन्फेंट्री यहाँ थी, और यहाँ पर 2 अंग्रेज अधिकारी स्पोटिस वुड और न्यूबरी की क्या कर दी गई थी बताइए, हत्या कर दी गई थी, ठीक है। अब हम दूसरे ऑप्शन की चर्चा करते हैं, नीमच। देखिए नीमच की मैं चर्चा यहीं कर लेता हूँ। नीमच की अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो क्रांति हुई थी वो हुई थी आपकी 3 जून को, 3 जून 1857। याद करने का सिंपल सा तरीका है कि नीमच में 3 अक्षर हैं, नी में च, 3, हाँ 3 दूनी 6, तो 3 6 57, तो 3 जून 1857। क्लियर? अच्छा,
तो पहली बात तो हमें ये ध्यान रहना चाहिए कि यहाँ पर जो डेट थी वो कितनी थी बताइए, 3 जून 1857 थी नीमच में। अगर हम नीमच में बात करें तो यहाँ पर एक अंग्रेज अधिकारी था, अंग्रेज अधिकारी, इस अंग्रेज अधिकारी का नाम था एबोट, जिसे हम कहते हैं कर्नल एबोट। बहुत इंपॉर्टेंट है, कर्नल एबोट का नाम भी बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, कर्नल एबोट। ठीक है, और यहाँ पर जो क्रांति का नेतृत्व कर रहे थे, क्रांति का जो नेतृत्व कर रहे थे, वो नेतृत्व कौन कर रहे थे बताइए, मोहम्मद अली बेग, मोहम्मद अली बेग। ठीक है, ये दोनों नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। नीमच 3 जून 1857, अंग्रेज अधिकारी कर्नल एबोट, नेतृत्वकर्ता मोहम्मद अली बेग। अब समझिए कहानी क्या थी यहाँ पर, क्यों मतलब एक तरीके से क्रांति उठी थी। अब इसके पीछे कारण ये था कि जब सभी पॉलिटिकल एजेंट्स को ये सूचना मिली थी कि भाई यहाँ क्रांति भड़क चुकी है भारत में, तो राजस्थान में आप कम से कम अपनी अपनी रियासत में इसको कंट्रोल करेंगे। तो यहाँ पर अंग्रेज अधिकारी था कर्नल एबोट, इसको सूचना मिली कि भाई आप क्रांति भड़क चुकी है, तो आप क्या करें, नीमच के अंतर्गत इस क्रांति को थोड़ा सा शांत रखें, क्रांतिकारियों को भड़कने से बचाएं। तो कर्नल एबोट ने क्या किया, शपथ दिलाना स्टार्ट कर दिया। कर्नल एबोट एक एक व्यक्ति को शपथ दिला रहा था कि भाई संधि के तहत हमने ये बात करी थी कि जब हमारे ऊपर विपदा आएगी तो आप काम आओगे, और आपके ऊपर कोई भी आपत्ति आएगी तो हम काम आएंगे। अब हमारे ऊपर ये आपत्ति है कि पूरे इंडिया में एक तरीके से क्रांति भड़क चुकी है, और राजस्थान में भी इसकी संभावनाएं हैं, क्योंकि इससे पहले नसीराबाद में भी क्रांति हो चुकी है, और थोड़ी सी भरतपुर में भी क्रांति हो चुकी थी, क्योंकि भरतपुर में क्रांति 31 मई 1857 को हुई थी। तो इन्होंने कहा कि भाई अब यहाँ पर क्रांति नहीं हुई, इसलिए आप शपथ लें कि हम क्रांतिकारियों का साथ नहीं देंगे। तभी एक व्यक्ति था यहाँ पर जिसका नाम था मोहम्मद अली बेग। इस मोहम्मद अली बेग ने कहा कि भाई आप स्वामी भक्ति की अभी शपथ दिला रहे हो, है ना, तो आपने हमारी शपथ का पालन किया था क्या। यानी कि इन्होंने एक प्रश्न कर दिया एबोट से कि आप हमसे शपथ दिला रहे हो, क्या आपने हमारी शपथ का पालन किया था। तो एक बार ये प्रश्न भी पूछ लिया कि मोहम्मद अली बेग का ऐसा कहने के पीछे किसकी तरफ इशारा किया था। तो मोहम्मद अली बेग ने याद दिलाई थी अवध की, क्योंकि अवध में आप जानते हैं कि बेगम हजरत महल का शासन था, और बेगम हजरत महल को कुप्रशासन का आरोप लगाकर उनका अधिकार क्षेत्र छीन लिया गया था अंग्रेजों के द्वारा। इसलिए बेगम हजरत महल की याद दिलाई मोहम्मद अली बेग ने, और उस समय इन्होंने एबोट को क्या कर दिया, सटका दिया। और इसी के साथ ही नीमच में जो क्रांति है वो प्रारंभ होगी। ठीक है, तो नीमच की घटना आपको समझ में आई होगी आई थिंक। उसके बाद में ये जो यहाँ के जो क्रांतिकारी हैं वो कहाँ पर चले गए थे बताइए, डूंगला गांव चित्तौड़गढ़ में चले गए थे। यानी कि अब मैं थोड़ा सा लिख देता हूँ, आपको ध्यान नहीं रहे। देखिए, अंग्रेज अधिकारी एबोट था, नेतृत्वकर्ता कौन थे, मोहम्मद अली बेग थे। एबोट क्या दिला रहा था, शपथ दिला रहा था कि है ना, आप स्वामी भक्ति की शपथ लीजिए और कोई भी क्रांतिकारियों का साथ नहीं देगा। तभी मोहम्मद अली बेग ने इशारा किया, इशारा कहाँ पर किया बताइए, अवध की तरफ इशारा किया। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी कि मोहम्मद अली बेग ने ऐसा कहा था कि आप इतनी स्वामी भक्ति की शपथ दिला रहे हो, क्या आपने हमारी मानी थी, है ना, तो हम भी आपके नहीं मानेंगे। आपने हमारी नहीं मानी थी उस समय, अब हम आपके नहीं मानेंगे। तो इनका इशारा था अवध की तरफ, क्योंकि अवध में कौन थी बताइए, अवध की अगर बात करें हम तो अवध में शासन किसका था, बेगम हजरत महल का, बेगम हजरत महल का। इस बेगम हजरत महल को कुप्रशासन का आरोप लगाकर इसका जो अधिकार है वो छीन लिया गया था अंग्रेजों के द्वारा। इसलिए मोहम्मद अली बेग ने इनकी क्या कर ली, यहाँ पर विरोध कर दिया, और कर्नल एबोट को क्या कर दिया गया था, यहाँ पर मार दिया गया था। उसके बाद में जो जितने भी अंग्रेज अधिकारी थे वो सब चले गए थे कहाँ पर, अंग्रेज अधिकारी चले गए थे डूंगला गांव में। डूंगला गांव कहाँ पड़ता है बताइए, चित्तौड़ में पड़ता है। डूंगला गांव में चित्तौड़ में पड़ता है। उसके बाद में हालांकि स्वरूप सिंह ने इनको वापस बुला लिया था और उदयपुर में इन्होंने शरण दी थी। उदयपुर में आपको बताना है कि किस जगह पर शरण दी थी। ये जो क्रांतिकारी थे
इनको उदयपुर में बुला लिया था स्वरूप सिंह ने। उदयपुर में बुलाने के बाद में आपको ये बताना है कि किस जगह पर शरण दी थी इनको। ठीक है, ये कमेंट बॉक्स में आपको ज़रूर बताना है। मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, शरण इसको कौन से जगह पर दी थी। ओके, अब हम तीसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 1857 की क्रांति के समय कोटा का शासक कौन था? कोटा का शासक कौन था? जसवंत सिंह, राम सिंह द्वितीय, स्वरूप सिंह या तख्त सिंह? बताइए। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा राम सिंह द्वितीय। राम सिंह प्रथम तो बूंदी के शासक थे, राम सिंह द्वितीय कहाँ थे? कोटा के शासक थे। अब हम एक एक की बात कर लेते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं जसवंत सिंह की। तो जसवंत सिंह बताइए कहाँ के शासक थे? सबसे पहले हम बात करते हैं जसवंत सिंह। जसवंत सिंह कहाँ के शासक थे बताइए? जसवंत सिंह थे भरतपुर के शासक। ठीक है, आपसे पूछा जाए 1857 की क्रांति के समय भरतपुर के शासक कौन थे? तो जसवंत सिंह। कोटा के शासक कौन थे? राम सिंह द्वितीय। अगर आपसे पूछा जाए कि 1857 की क्रांति के समय मेवाड़ के शासक कौन थे? मेवाड़ कहें या उदयपुर कहें? उदयपुर के शासक कौन थे? तो बताइए कौन बताओगे? स्वरूप सिंह थे। अगर आपसे पूछा जाए 1857 की क्रांति के समय 1857 की क्रांति के समय मारवाड़ के शासक कौन थे? मारवाड़ पूछे या आपसे पूछे जोधपुर, तो बताइए कौन थे? जोधपुर के शासक तख्त सिंह थे। ठीक है, ये आपको मुख्य रूप से ध्यान रहने चाहिए। अगर आपसे पूछा जाए बताइए जयपुर के शासक कौन थे? ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। 1857 की क्रांति के समय जयपुर के शासक कौन थे? ठीक है, दो प्रश्न हो गए, एक पिछला वाला और एक ये, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। नेक्स्ट प्रश्न, 1857 की क्रांति के समय जोधपुर के पॉलिटिकल एजेंट कौन थे? देखिए शासक की हमने चर्चा एक साथ कर ली ताकि सभी शासक आपको याद हो जाएं। ठीक है, और अब हम पॉलिटिकल एजेंट को भी एक साथ याद कर लेते हैं, सभी पॉलिटिकल एजेंट को। देखिए सबसे पहले आपको बताना है कि 1857 की क्रांति के समय जोधपुर के पॉलिटिकल एजेंट कौन थे? जोधपुर के पॉलिटिकल एजेंट कौन थे बताइए। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा मेक मॉनसन। जोधपुर के पॉलिटिकल एजेंट बताइए कौन थे? मेक मॉनसन थे। तो ईडन कहाँ के थे बताइए? ईडन थे जयपुर के पॉलिटिकल एजेंट। जयपुर के पॉलिटिकल एजेंट कौन थे? ईडन। कोट का बटन, तो बताइए कोटा के पॉलिटिकल एजेंट कौन थे? कोटा के पॉलिटिकल एजेंट थे बर्टन। सावर्स स्वरूप सिंह कहाँ के? उदयपुर के। स्वरूप सिंह तो क्या था? शासक था, और सावर्स क्या था? पॉलिटिकल एजेंट था। उदयपुर कहें या मेवाड़ कहें? मेवाड़ या उदयपुर? उदयपुर के पॉलिटिकल एजेंट कौन थे? सावर्स थे। और मेक मोशन कहाँ के थे बताइए? मारवाड़ के कहें या जोधपुर के कहें? जोधपुर के पॉलिटिकल एजेंट थे। ठीक है, ये तो थे शासक, जो यहाँ पर एक तरीके से कहें राजा, है ना। ये शासक का काम करे थे, राजा थे ये रियासतों में, और ये अंग्रेजों की तरफ से काम करे थे पॉलिटिकल एजेंट। तो सभी रियासतों में अलग अलग पॉलिटिकल एजेंट थे, अलग अलग शासक थे। तो शासक को मैंने एक साथ ले लिया, पॉलिटिकल एजेंट को एक साथ ले लिया। क्लियर। अगर इसके बाद में आपसे पूछा जाए बताइए कि सिरोही का, बताइए सिरोही का पॉलिटिकल एजेंट कौन था? तो सिरोही का जो पॉलिटिकल एजेंट था वो था जेडी होल। सिरोही का पॉलिटिकल एजेंट कौन था बताइए? जेडी होल। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न की। अगला प्रश्न आपके सामने, डूंगजी ज्वारजी ने 1847 में नसीराबाद छावनी को लूटा था, इनका संबंध किस जिले से है? देखिए डूंगजी ज्वारजी कहाँ के थे, आपसे ये प्रश्न पूछा गया है। इसी प्रश्न में आपसे दो प्रश्न और भी छुपे हुए हैं जिनका आंसर ऑलरेडी मिल चुका होगा।
कि बताइए नसीराबाद छावनी को किसने लूटा था, तो आंसर आएगा डूंगजी जवाहर ने लूटा था। नसीराबाद को डूंगजी जवाहर ने कब लूटा था, 1847 में लूटा था। 2 प्रश्न तो ऑलरेडी मिल गए। अब आपको ये बताना है कि डूंगजी जवाहर का संबंध किस जिले से है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा सीकर जिले से। डूंगजी जवाहर का संबंध बताइए किस जिले से है, सीकर जिले से है। अगर हम थोड़ी सी बात करें तो सीकर जिले में 2 गांव पड़ते हैं। सीकर जिले में एक गांव का नाम है बठौद और पाटौदा। पठौद पाटौदा यहाँ के कौन निवासी थे बताइए, डूंगजी जवाहर। ठीक है, डूंगजी जवाहर ने 1847 में किसको लूटा था, नसीराबाद छावनी को लूटा था। अब हम बात करते हैं एक एक की। देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं बलिया। ये जो बलिया पड़ता है ये पड़ता है उत्तर प्रदेश में। बलिया उत्तर प्रदेश में। बलिया के रहने वाले कौन थे बताइए, बलिया के रहने वाले थे मंगल पांडे। मंगल पांडे। मंगल पांडे की मैं थोड़ी सी बात करूं तो मंगल पांडे के बारे में वैसे आप जानते भी होंगे कि मंगल पांडे जो विरोध करने वाले व्यक्ति थे वो प्रथम ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने विरोध किया था। मंगल पांडे के बारे में थोड़ी सी हम बात करें तो ये बैरकपुर छावनी का था। बैरकपुर छावनी। बैरकपुर छावनी पड़ती है मुख्य रूप से वेस्ट बंगाल में, पश्चिमी बंगाल में बैरकपुर छावनी पड़ती है। और इस बैरकपुर छावनी के 34वीं नेटिव इन्फेंट्री के सैनिक थे। 34वीं NI के सैनिक थे। मुख्य रूप से क्या हुआ था, यहाँ पर एक बंदूक चलती थी जिसका नाम था ब्राउन बेस। बताइए कौन सी बंदूक चलती थी, ब्राउन बेस। ब्राउन बेस ये तो चलती थी पहले, यानी कि पुरानी थी। और इसकी जगह पर अब एक नई बंदूक आई थी जिसका नाम था एनफील्ड राइफल। एनफील्ड राइफल। तो ये एनफील्ड राइफल बताइए कौन सी थी, नई थी, नई राइफल थी। इस एनफील्ड राइफल में सिस्टम क्या था कि जो कारतूस भरे जाते थे वो गाय और सूअर की चर्बी के कारतूस भरे जाते थे। चर्बी युक्त कारतूसों का प्रयोग होता था। अब यानी कि ऐसे कारतूस भरे जाते थे इसमें जिसमें गाय की और सूअर की चर्बी के कारतूस लगे रहते थे। उनको पहले मुंह से काटना पड़ता था, उसके बाद में बारूद निकल के उसमें भरी जाती थी, है ना। यानी कि इनको, ये जो कारतूस थे गाय और सूअर की चर्बी के, इनको दांतों से काटना पड़ता था। जब ये बात मंगल पांडे के सामने आई तो मंगल पांडे ने इनको दांतों से काटने के लिए मना कर दिया। बात है 29, देखिए मैं लिख देता हूँ पूरी कहानी को यहाँ पर। बात है 29 मार्च 1857 की। 29 मार्च 1857 की बात है। 2 व्यक्ति जिसका नाम था, एक का नाम है लेफ्टिनेंट बाग, या मैं कहूँ बाग या लेफ्टिनेंट बाग, और एक व्यक्ति का नाम है ह्यूसन, या हम कहें मेजर ह्यूसन। देखिए 2 व्यक्ति बहुत इंपॉर्टेंट व्यक्ति हैं। 29 मार्च 1857 की घटना है। मंगल पांडे को कहा गया कि गाय और सूअर की चर्बी युक्त जो कारतूस है उनको दांतों से काटिए। मंगल पांडे ने मना कर दिया और इसी बहस के दौरान लेफ्टिनेंट बाग और मेजर हुसैन की गोली मारकर हत्या कर दी गई। बताइए हत्या किसने करी, मंगल पांडे के द्वारा इनकी हत्या कर दी गई। इसके फलस्वरूप मंगल पांडे को 8 अप्रैल, ध्यान दीजिए ये डेट बहुत इम्पोर्टेंट है। ये जो घटना थी ये तो घटना कब की थी बताइए, 29 मार्च 1857 की थी। लेकिन इसको जो फांसी की सज़ा दी गई थी वो दी गई थी 8 अप्रैल
1857 को मंगल पांडे को क्या दे दी गई बताइए? फांसी की सज़ा दे दी गई थी। बहुत इम्पोर्टेंट है, इस डेट को आपको अच्छे से याद करना है। 8 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे को फांसी दे दी गई। बताइए क्या इससे पहले कोई शहीद हुआ है? अभी शहीद नहीं हुआ था, इसलिए हम कहें कि ये 1857 की क्रांति का भारत में है ना, कहाँ पर? भारत में। तो मैं ये शब्द भी ऐड कर देता हूँ इसमें, भारत में 1857 की क्रांति का प्रथम शहीद बताइए कौन था? भारत में 1857 की क्रांति का प्रथम शहीद मंगल पांडे था। ठीक है, मंगल पांडे कौन सी नेटिव इन्फेंट्री में काम कर रहा था? तो हमने बताया 34वीं नेटिव इन्फेंट्री में काम कर रहा था। 34वीं नेटिव इन्फेंट्री कहाँ काम कर रही थी? बैरकपुर छावनी, बंगाल में। ठीक है, यहाँ पर पहले कौन सी बंदूक चलती थी जिसका नाम था ब्राउन बेस, पुरानी थी ये, और इसके जगह नई कौन सी आई थी? एनफील्ड राइफल आई थी, है ना। इसमें कारतूसों पर सूअर की और गाय की चर्बी के युक्त कारतूस थे, इनको काटना पड़ता था मुँह से, लेकिन इन्होंने मना कर दिया। घटना कब की है? 29 मार्च 1857 की। लेफ्टिनेंट बाग और मेजर हुसैन की हत्या कर दी। 8 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे को फांसी की सज़ा दे दी गई। मंगल पांडे 1857 की क्रांति में शहीद होने वाले भारत के प्रथम सैनिक थे। क्लियर? अब हम बात करते हैं नेक्स्ट। दूसरा ऑप्शन है येवलाग्राम। येवलाग्राम देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है येवलाग्राम भी, क्योंकि येवलाग्राम सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कहाँ पड़ता है। तो येवलाग्राम पड़ता है महाराष्ट्र में। देखिए येवलाग्राम पड़ता है महाराष्ट्र में। यहाँ के थे येवलाग्राम के जो निवासी थे, उसका नाम था तात्या टोपे। तात्या टोपे, तात्या टोपे भी बहुत इंपॉर्टेंट आदमी हैं, तो इनके बारे में हमें पता होना चाहिए। मैं थोड़ा सा एक बार इसको थोड़ा अलग कर देता हूँ। देखिए इस लाइन से इधर इधर की जो घटना है वो सब मंगल पांडे की हो जाएगी, और उसके बाद में हम बात करेंगे अब तात्या टोपे की। तात्या टोपे के बारे में सबसे इम्पोर्टेंट बात कि तात्या टोपे का जन्म कहाँ हुआ था? येवलाग्राम महाराष्ट्र में हुआ था। और इनका तात्या टोपे का जो मूल नाम था, समझिए इस नाम को, इनका जो मूल नाम था, इनका जो मूल नाम था वो क्या था बताइए? रामचंद्र पांडुरंग। रामचंद्र पांडुरंग इनका मूल नाम था। ठीक है, तात्या टोपे की हम बात करें तो राजस्थान में 2 बार प्रवेश, राजस्थान में 2 बार प्रवेश, राजस्थान में इन्होंने 2 बार प्रवेश किया था। ये भी बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि प्रथम बार प्रवेश कब किया था। प्रथम बार पर जो प्रवेश किया था वो बताइए कहाँ पर किया था? भीलवाड़ा में। प्रथम जो प्रवेश किया था वो किया था भीलवाड़ा से। ठीक है, भीलवाड़ा में इन्होंने 9 अगस्त 1857 को एक तरीके से यहाँ पर रॉबर्ट की सेना के साथ में थोड़ा सा युद्ध किया था, जिसे हम कहते हैं कुवाड़ा का युद्ध, है ना। तो मैं लिख देता हूँ प्रथम प्रवेश में युद्ध इम्पोर्टेंट है, तो मैं लिख देता हूँ यहाँ 9 अगस्त 1857 को युद्ध कौन सा बताइए? कुवाड़ा का युद्ध। देखिए प्रथम बार प्रवेश 9 अगस्त 1857 को हुआ था। रॉबर्ट की सेना के साथ में युद्ध हुआ था, कुवाड़ा का युद्ध, जिसमें रॉबर्ट की सेना क्या हो गई थी बताइए? जीत गई थी। अब क्योंकि अंग्रेज हैं जीतेंगे, तो रॉबर्ट की यहाँ हुई थी जीत, तात्या क्या हो गए थे? हार गए थे, है ना। वैसे तात्या टोपे काफ़ी रियासतों में गए थे, जैसलमेर रियासत को छोड़कर लगभग पूरे राजस्थान में डोले थे ये, लेकिन इसका इन्होंने साथ नहीं दिया था। अब हम बात करते हैं दूसरी बार प्रवेश। दूसरी बार प्रवेश, तो दूसरी बार इन्होंने जो प्रवेश किया था बताइए कहाँ से किया था? इन्होंने किया था बांसवाड़ा से।
दूसरी बार प्रवेश बताइए कहाँ से किया था? बांसवाड़ा किया था। और डेट भी याद करना चाहें तो कर सकते हैं। 9 के बाद 11 आएगी, 11 दिसंबर 1857। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट है ये। बांसवाड़ा के शासक कौन थे उस समय? लक्ष्मण सिंह। लक्ष्मण सिंह को इन्होंने पराजित कर दिया था और उसके बाद में यहाँ बांसवाड़ा पर अधिकार कर लिया था। तो दूसरी बार प्रवेश किया था इन्होंने बांसवाड़ा से। उसके बाद में हालांकि इन्होंने सिक्कर में भी युद्ध किया था, ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं। आपको तो ये ध्यान रखना है कि जो तात्या टोपे हैं, है ना, इनको अरेस्ट कहाँ किया गया था? तात्या टोपे को जो अरेस्ट किया गया था वो किया गया था मुख्य रूप से 7 अप्रैल को। और इनको किया गया था मध्य प्रदेश में, एमपी के नरवर के जंगलों में। ठीक है, एक व्यक्ति थे जिसका नाम था मानसिंह नरूका, है ना। अगर आप उनका यहाँ भी याद कर ले तो अच्छी बात है। एमपी के नरवर के जंगलों में मानसिंह नरूका, मानसिंह नरूका के विश्वासघात के कारण, क्योंकि ये भी कई बार पूछा जा सकता है। ठीक है, विश्वासघात के कारण 7 अप्रैल 1859 को इनको क्या कर लिया गया था बताइए? गिरफ्तार कर लिया गया था, या कहें बंदी बना लिया था, को बंदी बनाया। और ये डेट में अभी जो आपको लिख रहा हूँ ये सबसे इम्पोर्टेंट डेट है, 18 अप्रैल 1859। तात्या टोपे को क्या दे दी गई बताइए? फांसी की सज़ा दे दी गई। विश्वासघात के कारण इसको फंसा दिया गया था नरवर के जंगलों में। देखिए, एक तो आपको ये डेट याद रखनी है, 18 अप्रैल 1859। एक मैंने डेट आपको इससे पहले बताई थी, 8 अप्रैल। 8 अप्रैल को फांसी किसको दी गई है? मंगल पांडे को फांसी दी गई है। जबकि 18 अप्रैल को किसको फांसी दी गई है? तात्या टोपे को फांसी दी गई है। ठीक है, इसके 2 साल बाद, ठीक है, 2 साल 10 दिन बाद। अब हम तीसरे ऑप्शन की तरफ चलते हैं। देखिए, बीकानेर। अब चूंकि देखो व्याख्या लंबी है तो टाइम तो लगना ही है। बीकानेर, बीकानेर की अगर हम बात करें तो बीकानेर के एक व्यक्ति थे जिसका नाम था अमरचंद बाठिया। ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, अमरचंद बाठिया। अमरचंद बाठिया, देखो इसको मैं पहले तात्या टोपे को थोड़ा सा अलग कर देता हूँ, यहाँ से लाइन खींच के। ये तात्या टोपे की कहानी है इधर, ताकि थोड़ा सा मिक्सअप नहीं होगा, आपका रिवीजन करोगे तब। अमरचंद बाठिया के बारे में देखो, इसके बारे में मैंने बता दिया आपको को। सिक्कर के कौन थे? बठोर पटोदा गांव सिक्कर के थे। कौन? डूंगजी जवार जी। तो डूंगजी जवार जी का तो ये प्रश्न ही है, तो इसमें तो आपको दिक्कत ही नहीं आनी चाहिए। डूंगजी जवार जी ने 1847 में नसीराबाद छावनी को लूटा था, आप इतना ध्यान रख लीजिए। अब अमरचंद बाठिया के बारे में जितनी भी कहानी होगी वो नीचे लिख देता हूँ। देखिए, अमरचंद बाठिया के बारे में मुख्य रूप से हम बात करें तो ये बीकानेर के निवासी थे। इनका जन्म कहाँ हुआ था? बीकानेर में। लेकिन इनकी जो कार्यस्थली थी, इनका जो बिजनेस था, जो वो कहाँ था? ग्वालियर में था। इनकी जो कार्यस्थली थी वो थी ग्वालियर, है ना। ग्वालियर में मुख्य रूप से कार्यस्थली किसकी थी? तात्या टोपे की कार्यस्थली भी कहाँ थी? ग्वालियर थी। अब कुछ बुकों में क्या दे रखा है कि इनका जन्म ग्वालियर में दे रखा है, लेकिन वो गलत है, ध्यान रखना। तात्या टोपे का जो जन्म हुआ था येवला ग्राम में ही हुआ था, और ये येवला ग्राम पड़ता है महाराष्ट्र में। और इन्होंने जो कार्यस्थली बनाया था, मैं यहाँ लिख देता हूँ, कार्य जो स्थली थी वो कार्यस्थली थी इनकी ग्वालियर, ग्वालियर। ठीक है, और अमरचंद बाठिया की कार्यस्थली भी कहाँ थी? ग्वालियर थी। ग्वालियर कहाँ पड़ता है? एमपी में पड़ता है। ग्वालियर मध्य प्रदेश में इसकी कार्यस्थली थी। अब हुआ क्या था, अब मैं अमरचंद बाठिया की तरफ आ जाइए। अमरचंद बाठिया के जो पिताजी थे, है ना, वो ग्वालियर में काम कर रहे थे एक नगर सेठ के यहाँ पर।
काम करते थे। तो ये अमरचंद भाटिया भी उनके साथ ही चले जाते हैं और ग्वालियर में एक सेठ जी के यहाँ काम करने लग जाते हैं। मुख्य रूप से अगर हम बात करें अमरचंद भाटिया की, तो अमरचंद भाटिया को एक पद दिया था कोषाध्यक्ष का, यानी कि इसे कोषाध्यक्ष बना दिया गया था। कहाँ पर बना दिया गया था कोषाध्यक्ष? यहाँ पर ग्वालियर में एक नगर सेठ था, इस नगर सेठ के यहाँ पर क्या बना दिया गया था? कोषाध्यक्ष बना दिया गया था। अब हुआ क्या कि जब 1857 की क्रांति चल रही थी तो आपको पता है रानी लक्ष्मीबाई और तात्या टोपे काफ़ी अच्छी तरह से इसमें भाग ले रहे थे, लेकिन समस्या ये थी, काफ़ी साहसी भी थे, लेकिन इनके पास में एक तो सेना की थोड़ी सी कमी आ रही थी, और अगर सेना भी हो तो उनको एक तरीके से उनकी जो रसद सामग्री है उनकी कमी आ रही थी, है ना। आपको पता है कि इनके पास में एक तरीके से रसद सामग्री की समस्या आ गई थी, और मुख्य रूप से तो पैसे की कमी आ गई थी, ऐसा कह सके, क्योंकि आपको पता है कि इतने बड़े आक्रमण अगर आपको करने हैं तो आपको हथियारों की ज़रूरत भी पड़ेगी, तो इनके पास में हथियार के लिए पैसे भी नहीं थे। तो ये जो अमरचंद भाटिया था ये नगर सेठ के यहाँ काम कर रहा था और कोष अध्यक्ष का काम कर रहा था। अब कोष अध्यक्ष होगा तो मुख्य रूप से जो रुपए पैसे होंगे वो किसके पास ही होंगे बताइए? इसी के पास होंगे। तो इन्होंने क्या किया, अमरचंद भाटिया ने अपने जो जितनी भी धन दौलत थी, नगर सेठ की जो धन दौलत थी, उन धन दौलत को लक्ष्मीबाई और तात्या टोपे की सहायता कर दी, यानी कि तात्या टोपे की और लक्ष्मीबाई की सहायता के लिए उन्होंने दान कर दिया, एक तरीके से दे दिया इन्होंने। तो उसके बाद में जब पता चला नगर सेठ को कि भी अमरचंद भाटिया ने इस तरह से हमारे कोष को दान कर दिया है ना, क्रांतिकारियों की सहायता के लिए दे दिया है, तो बाद में पता चला तो अमरचंद भाटिया को क्या दिया, सराफा बाजार में फांसी दे दी गई थी। अब यहाँ से प्रश्न क्या पूछे जाते हैं, हम उनकी बात कर लेते हैं। ये तो छोटी सी कहानी थी अमरचंद भाटिया के बारे में। अब सबसे पहले 1857 की क्रांति में भारत में शहीद हुआ था कौन? मंगल पांडे। और राजस्थान में सबसे पहले शहीद कौन हुआ था? अमरचंद भाटिया, क्योंकि जब क्रांति चल ही रही थी भारत में, और उसी समय मतलब जो ग्वालियर था, उसी ग्वालियर के अंतर्गत इन्होंने सहायता कर दी थी, बताइए। तो राजस्थान का व्यक्ति था, कहाँ का था? बीकानेर का था। तो लेकिन क्रांति में मारा गया था। तो राजस्थान की तरफ से अगर प्रथम शहीद की बात करें तो कौन था? अमरचंद भाटिया। तो यही प्रश्न पूछा जाता है। तो मैं इस प्रश्न को भी लिख देता हूँ, देखिए इसके बारे में 3 स्टार बना के लिख देता हूँ। आपसे पूछा जाए 1857 की क्रांति का भामाशाह किसे कहा जाता है? 1857 की क्रांति का भामाशाह किसे कहा जाता है? तो आपको बताना है अमरचंद भाटिया, क्योंकि भामाशाह कौन थे? भामाशाह ने महाराणा प्रताप की सहायता की थी, और उसी प्रकार से 1857 की क्रांति में सहायता किसने करी है? अमरचंद भाटिया ने की है। इसलिए 1857 की क्रांति का भामाशाह किसे कहा जाएगा? अमरचंद भाटिया को कहा जाएगा। दूसरा, अमरचंद भाटिया को क्या दे दी गई थी? फांसी की सज़ा दे दी गई थी। तो अगर आपसे कहा जाए कि राजस्थान में 1857 की क्रांति का प्रथम शहीद कौन था? तो आपको कौन सा बताना है, बताइए। 1857 की क्रांति का राजस्थान में प्रथम शहीद कौन था? अमरचंद भाटिया, ठीक है। अगर आपको, क्योंकि भारत में कौन मरा था? मंगल पांडे, इसलिए आपसे पूछा जाए कि बताइए राजस्थान का मंगल पांडे किसे कहा जाता है? राजस्थान का मंगल पांडे किसे कहा जाता है? तो आपको बताना है अमरचंद भाटिया, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें थी, ये अमरचंद भाटिया के संदर्भ में थी। तो ये प्रश्न हालांकि टाइम तो थोड़ा सा लेके गया है, लेकिन काफ़ी सारी जो जानकारी हैं आपको इस प्रश्न के माध्यम से दी गई है, जिसमें हमने मंगल पांडे को क्लियर कर लिया, तात्या टोपे को क्लियर कर लिया और अमरचंद भाटिया को क्लियर कर लिया, साथ में डूंगजी जोहार जी को भी एक ही प्रश्न में क्लियर कर लिया। तो 1857 की क्रांति से जो जुड़े हुए नाम हैं वो 4 नाम मुख्य रूप से हैं। जो आपका टॉपिक दे रखा है राजस्थान के प्रमुख व्यक्तित्व है, वो वहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है, और 1857 की क्रांति से संबंधित जो व्यक्तित्व हैं उनसे भी प्रश्न पूछा जा सकता है। तो चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। चलो दिल्ली मारो फिरंगी, ये नारा किस सैनिक छावनी के सैनिकों के द्वारा दिया गया था? बताइए। ए ऑप्शन नसीराबाद छावनी, बी ऑप्शन
नीमच छावनी, सी ऑप्शन एरियनपुरा छावनी और डी ऑप्शन ब्यावर छावनी। देखिए इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वो होगा एरियनपुरा छावनी। एरियनपुरा छावनी। देखिए सबसे पहले हम बात करें नसीराबाद छावनी की, तो नसीराबाद की छावनी की हम कंप्लीट डिटेल से बात कर ही चुके हैं, तो इसको वापस समझाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नीमच की भी हम बात कर चुके हैं, 3 जून 1857 में यहाँ क्रांति हुई थी, इसकी भी हम कंप्लीट बात कर चुके हैं। अब हम बात करते हैं एरियनपुरा की। ब्यावर की आप बात करें तो ब्यावर में आपको पता ही है, ब्यावर में किसी प्रकार का कोई विद्रोह नहीं हुआ है ना, तो इसको भी ध्यान रखें। अब बात करें थोड़ा सा आगे, देखिए सबसे पहले तो हम इनकी लोकेशन चेक कर लेते हैं। नसीराबाद कहाँ पड़ता है? नसीराबाद पड़ती है छावनी अजमेर में। कहाँ पर पड़ती है नसीराबाद? अजमेर में। नीमच कहाँ पड़ती है? मध्य प्रदेश में। ठीक है, राजस्थान से बाहर एकमात्र छावनी कौन सी है? नीमच छावनी। तो इन दोनों की बात हम कर चुके हैं। एरियनपुरा पड़ती है पाली में। कहाँ पर पड़ती है? पाली में। और ब्यावर पड़ती है अजमेर में। ठीक है, आपको पता होगा 2 सैनिक छावनियाँ ऐसी थी, मैं यहाँ लिख भी देता हूँ ताकि ध्यान रहे आपको। एक तो ब्यावर और एक थी खेरवाड़ा। खेरवाड़ा कहाँ पड़ती है? उदयपुर में। उदयपुर में। ये 2 सैनिक छावनियाँ ऐसी थी, ये 2 ऐसी सैनिक छावनियाँ थी, ऐसी सैनिक छावनियाँ थी जहाँ 1857 की क्रांति या 1857 की का विद्रोह, 1857 की क्रांति नहीं हुई। ध्यान रखिए, क्रांति नहीं हुई है। कौन कौन सी? एक तो ब्यावर और एक खेरवाड़ा। ये 2 ऐसी सैनिक छावनियाँ थी जहाँ पर विद्रोह नहीं हुआ है, 1857 की क्रांति नहीं हुई है। अब हम बात करते हैं एक एक की। देखो नसीराबाद को हमने पढ़ लिया, नीमच को पढ़ लिया। अब हम बात करते हैं एरियनपुरा की। एरियनपुरा, तो मैं यहाँ हेडिंग लगा लेता हूँ, एरियनपुरा। एरियनपुरा कहाँ पड़ती है? पाली में पड़ती है। ठीक है, अब यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट बात कि यहाँ पर अंग्रेज अधिकारी कौन था? अंग्रेज अधिकारी कौन था? यहाँ पर अंग्रेज जो अधिकारी था उसका नाम था अलेक्जेंडर। अलेक्जेंडर कौन था? ये जो अपना एजेंट टू गवर्नर जनरल था उसका पुत्र था, यानी कि अलेक्जेंडर कौन था? एजेंट टू गवर्नर जनरल का बेटा था। अब हम बात करते हैं यहाँ पर नेतृत्व किसने किया है एरियनपुरा में। नेतृत्वकर्ता, एरियनपुरा में नेतृत्वकर्ता मुख्य रूप से 3 नाम आते हैं। एक नाम आता है शीतल प्रकाश, शीतल प्रसाद। एक का नाम आता है मोती खां, नाम ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। एक का नाम आता है तिलक राम। ये 3 नाम कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो प्रश्न पूछा जाता है वो प्रश्न यही पूछा जाता है कि चलो दिल्ली मारो फिरंगी, चलो दिल्ली मारो फिरंगी, ये नारा किसने दिया था? ये जो नारा दिया गया था ये एरियनपुरा छावनी के द्वारा दिया गया था। एरियनपुरा छावनी के द्वारा दिया गया था। ठीक है, अब बात करते हैं हम नेक्स्ट 7वां प्रश्न। 20 जनवरी 1858 को किस अंग्रेज अधिकारी ने आहुआ पर आक्रमण किया था? आहुआ पर आक्रमण।
20 जनवरी के दिन, 20 जनवरी 1858 को, तो उस व्यक्ति का नाम था कर्नल होम्स। ध्यान रखिए, उस व्यक्ति का नाम क्या था? कर्नल होम्स था। देखिए मैं पूरे कॉन्सेप्ट को आपको समझा देता हूँ। आउवा, आउवा कहाँ पर पड़ता है? आउवा पड़ता है पाली में। और पाली बताइए कौन सी रियासत में आता था उस समय? मारवाड़ रियासत में आता था। मारवाड़ कहें या जोधपुर रियासत में आता था। ठीक है, यहाँ का पर अगर हम बात करें मारवाड़ में, तो यहाँ के जो शासक थे, यहाँ पर शासक कौन थे? तख्त सिंह। क्योंकि हम पढ़ चुके हैं पहले, इसी प्रश्न में हमने रिवाइज कराया था। मारवाड़ या जोधपुर के शासक कौन थे? तख्त सिंह थे। बताइए मारवाड़ के पॉलिटिकल एजेंट कौन थे? पॉलिटिकल एजेंट कौन थे? तो पॉलिटिकल एजेंट के बारे में हमने बात करी थी। कौन थे बताइए? मेक मोशन थे। ठीक है, अगर हम यहाँ पर बात करें थोड़ा सा मारवाड़ में, तो तत्कालीन जो ठिकानेदार था, उस ठिकानेदार का नाम था, ठिकानेदार की बात करें, जागीरदार की बात करें, यहाँ पर जो जागीरदार था, जागीरदार था, उस जागीरदार का नाम था ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत। बहुत इंपॉर्टेंट नाम, ये तीनों नाम आपको ध्यान रहने चाहिए। ठीक है, देखिए एक तो तख्त सिंह शासक था, पॉलिटिकल एजेंट कौन थे? मेक मोहसन था, और जागीरदार कौन था? ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत था। वह क्या था? तो ये जो तख्त सिंह था शासक था, इन्होंने एक कर में वृद्धि कर दी थी जिसका नाम है रेख कर या रेख नामक कर। ये कर भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी कर के कारण ही यहाँ पर थोड़ा सा मनमुटाव हो गया था ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत और तख्त सिंह दोनों के बीच में। इसी को लेकर यहाँ पर दो इम्पोर्टेंट युद्ध होंगे आउवा में। देखिए ये जो आउवा पड़ता है ये पाली में पड़ता है, यहाँ पर मुख्य रूप से दो युद्ध होंगे। दोनों युद्ध बहुत इंपॉर्टेंट है, इनके डेट भी इम्पोर्टेंट है। इन दोनों युद्धों को याद करने के लिए आप याद कर सकते हैं बैट चेल्ला। बैट चेल्ला, बैट से तो आपको याद करना है बिठोड़ा का युद्ध, बिठोड़ा का युद्ध, बैट। और चेल्ला से आपको याद करना है चेलावास का युद्ध, चेलावास का युद्ध। मुझे नहीं लगता कि याद नहीं होंगे, आराम से याद हो जाएंगे। बैट चेला बिठोड़ा का युद्ध और चेला से चेलावास का युद्ध, बहुत इंपॉर्टेंट दोनों युद्ध हैं। डेट भी इम्पोर्टेंट है, तो देखिए डेट भी याद करने में कोई दिक्कत नहीं है। बैट चेला 8/18, बैट चेला 8/18। देखिए बिठोड़ा का युद्ध जो हुआ था वो हुआ था 8 सितंबर को, 8 सितंबर 1857 को। और चेलावास का जो युद्ध हुआ था वो हुआ था 18 सितंबर 1857 को, 8/18। ठीक है, 10 दिन का ही गैप है। और इम्पोर्टेंट बात, अब ये तो पता चल ही गया कि भी एक तो बिठोड़ा का युद्ध हुआ है, एक चेलावास का युद्ध हुआ है। ठीक है, चेला कैसा? चेला कैसा? चेला काड़ा। ठीक है, चेला कैसा? काड़ा। और इधर अंग्रेज कैसे? गोरे। इसलिए इस युद्ध को काला गोरे का युद्ध भी कहा जाता है। किस युद्ध को बताइए? चेलावास के युद्ध को काला गोरे का युद्ध भी कहा जाता है, क्योंकि एक तरफ तो थे इसमें ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत
और दूसरी तरफ कौन थे, अंग्रेज थे। आप समझ रहे हैं इस कॉन्सेप्ट को पूरे को, क्योंकि यहाँ पर जो स्टार्टिंग के जो दो ऑप्शन दे रखे हैं, इसमें ए ऑप्शन दे रखा है ओनाड सिंह और दूसरा ऑप्शन दे रखा है मेंक मॉनसन, ठीक है, और सी ऑप्शन दे रखा है जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस और कर्नल होम्स डी ऑप्शन में। तो हमारा उत्तर तो क्या ही हो जाएगा, कर्नल होम्स, क्योंकि डेट दे रखी है बाय द वे इसमें 20 जनवरी 1858 को। आप समझना पूरे कॉन्सेप्ट को, क्या हुआ कि 8 सितंबर 1857 को युद्ध हुआ, पिठोड़ा का युद्ध। पिठोड़ा कहाँ पड़ता है, मैंने कहा पाली में ही पड़ता है। पाली में दो स्थान पड़ते हैं, एक चेलावास और एक पिठोड़ा, ठीक है। दोनों के दोनों कहाँ पर पड़ते हैं, दोनों के दोनों पाली में ही पड़ते हैं। ये भी पाली में पड़ता है और ये भी पाली में पड़ता है। अब समझना, पिठोड़ा का युद्ध हुआ था 8 सितंबर 1857 को। एक तरफ तो कौन होंगे, ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत, ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत, और दूसरी तरफ कौन होंगे बताइए, अंग्रेज होंगे। तो मुख्य रूप से अगर हम बात करें तो सबसे पहले तख्त सिंह के साथ लड़ाई हुई थी। अब तख्त सिंह यहाँ का शासक था। अब तख्त सिंह अब चूंकि अंग्रेजों की तरफ था, है ना, क्योंकि रियासतों में कौन कर रहे थे, अंग्रेजों की तरफ से पॉलिटिकल एजेंट थे। तो अगर शासक के साथ लड़ाई होगी, तख्त सिंह के साथ लड़ाई होगी, तो मेंक मॉनसन भाग लेगा कि नहीं लेगा, बिल्कुल लेगा। तो इन्होंने स्टार्टिंग में क्या किया, जब पहला युद्ध हुआ, है ना, ठाकुर कुशाल सिंह ने जब कहा कि भी ऐसे तो हमारे ये जो टैक्स है ये हम नहीं देंगे, तो इन्होंने एक व्यक्ति को भेज दिया, है ना, खुद ना तो तख्त सिंह खुद गया ना मेंक मॉनसन खुद गया। इन्होंने यहाँ पर एक मुख्य रूप से जो किलेदार था उसका नाम था ओनाड सिंह, इसको भेज दिया कि जा ओनाड सिंह तू सुलट ले इसको। जैसे ही ओनाड सिंह गया, देखो यहाँ मैं दो नाम लिख देता हूँ यहाँ पर, मुख्य रूप से ये युद्ध होगा, एक तो जोधपुर की सेना और साथ में कौन होगा, अंग्रेज होंगे, कोई भी अंग्रेज या अंग्रेजी सेना। जोधपुर की सेना यानी कि तख्त सिंह खुद नहीं गया, इन्होंने एक किलेदार को नियुक्त कर दिया। उस किलेदार का नाम था ओनाड। क्या नाम था बताइए, ओनाड, ठीक है, ओनाड सिंह, इसको भेज दिया। और अंग्रेजी सेना में मुख्य रूप से गया था हीथकोट, इसका नाम भी ध्यान रखना है, हीथकोट। अंग्रेजी सेना की तरफ से कौन गया था, हीथकोट गया था। यानी कि पॉलिटिकल एजेंट मेंक मॉनसन ने तो किसको भेज दिया, हीथकोट को भेज दिया। और मारवाड़ के जो शासक थे तख्त सिंह, इस तख्त सिंह ने ओनाड सिंह को भेज दिया, किलेदार को, खुद नहीं गया। युद्ध हुआ, ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत जीत गए। बताइए दोनों युद्धों में यही जीतेगा, ध्यान रखना इस बात को भी। 8 सितंबर 18 सितंबर दोनों, एक तो ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत एक साइड में होंगे और दूसरे साइड में या तो जोधपुर की सेना होगी या अंग्रेज होंगे, है ना, और दोनों ही युद्ध में ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत जीत जाएंगे और जोधपुर की सेना या अंग्रेजी सेना हार जाएगी। अब सुनना, ये जो पिठोड़ा का युद्ध हुआ था 8 सितंबर 1857 को, इसमें ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत जीत जाते हैं और ये जो ओनाड सिंह है, ये ओनाड सिंह मारा गया। आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि पिठोड़ा के युद्ध में कौन मारा गया था, तो ओनाड सिंह मारा गया था, ठीक है। या आपसे ऐसा भी पूछा जा सकता है कि पिठोड़ा के युद्ध में जोधपुर की सेना का नेतृत्व किसने किया था, ओनाड सिंह ने किया था, और अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था, हीथकोट ने किया था। क्लियर, ओनाड सिंह मारा गया। अब दूसरा युद्ध होगा, जब पता चला, मेंक मॉनसन को पता चला कि यार हीथकोट तो भाग गया यहाँ से, और तख्त सिंह को जब पता चला कि यार तेरा जो किलेदार है ओनाड सिंह, ये युद्ध में मारा गया है, तो उसके बाद में दूसरा जो युद्ध होगा चेलावास का युद्ध। चेलावास के युद्ध को गोलेकारों का युद्ध भी कहा जाता है। इसमें मुख्य रूप से एक तरफ तो कौन होंगे, ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत। देखिए मैं एक बार इसको थोड़ा सा अलग कर देता हूँ, इधर बाउंड्री खींच के, ताकि थोड़ा सा आपको मिक्स नहीं हो,
इस वजह से। देखिए ये तो बिठोड़ा का युद्ध है, इधर इधर का तो ये बिठोड़ा का युद्ध है, और इसके इधर वाला चेलावास का युद्ध है। ठीक है, 18 सितंबर 1857 को ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत एक साइड में होंगे, और दूसरी साइड में बताइए कौन होंगे। दूसरी साइड में या तो जोधपुर की सेना होगी वर्सेस, या तो जोधपुर की सेना होगी, ठीक है, या फिर कौन होंगे, मुख्य रूप से अंग्रेज होंगे। ठीक है, तो मैं सीधा दो नाम लिख देता हूँ। जैसे पता चला कि भाई है ना ये आदमी मारा गया है और हीथ कोर्ट के भी यहाँ पर पंजे नहीं लगे हैं, तो यहाँ पर दो व्यक्तियों को भेजा गया। एक तो खुद आया, कौन, जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। एक तो जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस जो कि हमारा राजस्थान का एजेंट टू गवर्नर जनरल था, एक खुद आया एक तो, है ना, और साथ में एक व्यक्ति और आया जिसका नाम था मेक मोशन। मेक मोशन, मेक मोशन कौन था बताइए। मेक मोशन के बारे में हम पढ़ चुके हैं। मेक मोशन एक पॉलिटिकल एजेंट था, कहाँ का था, मारवाड़ का पॉलिटिकल एजेंट, मारवाड़ का पॉलिटिकल एजेंट था मेक मोशन। बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर हमने कहा कि दोनों ही युद्ध में कौन जीतेगा, दोनों ही युद्ध में ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत जीत जाएगा और सैनिक अंग्रेजी सैनिक है वो हार जाएंगे। इस युद्ध में मुख्य रूप से मारा गया था, वो मारा गया था मेक मोशन। मेक मोशन मारा गया, देखिए। और इम्पोर्टेंट बात ये है कि ये जो मेक मोशन था, इस मेक मोशन का मारा तो गया ही है, इसका सिर काट कर कहाँ पर बताइए, आउवा के किले पर, आउवा के किले पर लटकाया गया। तो ये इंपॉर्टेंट बातें थी इसके बारे में। आई थिंक आपको ये क्लियर हो गई होंगी। दो युद्ध इंपॉर्टेंट युद्ध मैंने कहा कि एक तो पिठोड़ा का युद्ध और एक चेलावास का युद्ध। दोनों ही युद्ध में ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत जीत जाता है और अंग्रेजी सेना परास्त हो जाती है। अब जब ये बात पता चली सेंटर में, केंद्र में पता चली गवर्नर जनरल को कि जो एजेंट टू गवर्नर जनरल है जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस, इसके भी पंजे नहीं लगे हैं, साथ में जो पॉलिटिकल एजेंट मेक मोशन भी मारा गया है, तो उसके बाद में फिर गवर्नर जनरल के द्वारा एक सेना भेजी गई। और सेना किसके नेतृत्व में भेजी गई बताइए, उस व्यक्ति का नाम था कर्नल होम्स। याद रखिए, जो प्रश्न आपसे पूछा गया वो इसी संदर्भ में पूछा गया है, क्योंकि ओनार्ड सिंह मारा गया, कब मारा गया, बिठोड़ा के युद्ध में मारा गया। मेक मोशन भी मारा गया, कब मारा गया बताइए, ये चेलावास के युद्ध में मारा गया। जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस खुद चेलावास के युद्ध में गए थे लेकिन परास्त हो गए। जब इस बात का पता चला सेंटर में, है ना, जब गवर्नर जनरल को इस बात का पता चला तो उन्होंने एक व्यक्ति को नियुक्त किया जिसका नाम था कर्नल होम्स। और कर्नल होम्स के नेतृत्व में 20 जनवरी 1858 को एक सेना भेजी गई और ये सेना सीधे अटैक करती है आउवा पर। देखिए हमने कहा कि आउवा के ठिकानेदार, आउवा पड़ता है कहाँ पर, पाली में। इस आउवा के मुख्य रूप से जो जागीरदार थे वो कौन थे, ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत। ठीक है, आउवा कहाँ पड़ता है, पाली में पड़ता है। जब ये बात पता चला कि ये तो भाई बहुत खतरनाक आदमी ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत, अंग्रेजों के पंजे ही नहीं लगने दे रहा है, तब गवर्नर जनरल के द्वारा एक व्यक्ति था जिसका नाम था होम्स, कर्नल होम्स। इस कर्नल होम्स के नेतृत्व में एक सेना भेजी, और ये सेना भेजी थी बताइए कब, ऊपर डेट दे रखी है 20 जनवरी 1858 को, 20 जनवरी 1858 को। यह 1857 नहीं है, ध्यान रखना 1858 है और 20 जनवरी है। 20 जनवरी 1858 को कर्नल होम्स के नेतृत्व में एक सेना भेजी गई और इस सेना ने आउवा के किले को चारों तरफ से घेर लिया।
जब ये बात पता चला ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत को कि अब मुझे चारों तरफ से घेर लिया गया है, तो इस समय ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत ने क्या किया, एक व्यक्ति थे जिसका नाम था पृथ्वी सिंह। पृथ्वी सिंह, इस पृथ्वी सिंह को क्या किया, किले का जो भार है वो सौंप दिया। और इस किले का भार सौंप कर, मैं लिख देता हूँ यहाँ, किले का भार सौंप कर कहाँ पर चला गया बताइए। देखिए, दो व्यक्ति के नाम आएंगे। एक व्यक्ति का नाम है सलुम्बर के ठाकुर केसरी सिंह। सलुम्बर के ठाकुर केसरी सिंह। और दूसरा नाम आएगा कोठारिया के ठाकुर जोध सिंह के यहाँ शरण ली। ठीक है, कि 20 जनवरी 1858 को ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत को कर्नल होम्स की सेना के द्वारा घेर लिया गया था, और तभी ये किले का भार है पृथ्वी सिंह को सौंप दिया गया था। और पृथ्वी सिंह को सौंप करके कहाँ पर चला गया था, सलम्बुर के केसरी सिंह के चला गया था। उसके बाद में कोठारिया के ठाकुर जोध सिंह के यहाँ पर चला गया था। इस कर्नल होम्स ने यहाँ पर खूब आतंक मचाया, और यहाँ पर एक मूर्ति थी जिसका नाम था, बताइए कौन सी मूर्ति, सुगाली माता की मूर्ति। इस सुगाली माता की मूर्ति को उठा ले गया था। ये सुगाली माता कौन थी, सुगाली माता को हम कहते हैं 1800, ध्यान रखिए ये प्रश्न भी पूछा गया है, 1857 की क्रांति की देवी। 1857 की क्रांति की देवी बताइए कौन थी, सुगाली माता। सुगाली माता कुशाल सिंह चंपावत की कुल देवी थी एक तरीके से, है ना। मतलब ये इसकी बिल्कुल आराधना करता था, है ना। कौन करता था आराधना इसकी, ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत करता था। और ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत ही इसकी एक तरीके से इसको आराध्य देवी मान करके और इसकी पूजा अर्चना करके उसके बाद में किसी भी युद्ध में जाता था। और ऐसा माना जाता था कि ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत जब इसकी पूजा करके जाता था तो किसी भी युद्ध को वो हारता नहीं था। अगर आपसे पूछा जाए कि सुगाली माता के कितने सिर हैं और कितने हाथ हैं, तो ध्यान रखना इसके 10 सिर हैं और कितने हाथ हैं, 54 हाथ हैं। 10 सिर और 54 हाथ वाली देवी बताइए कौन सी है, सुगाली माता है ना। बाद में इसको सुगाली माता की मूर्ति को ये कर्नल होम्स उठा ले गए थे, क्योंकि कर्नल होम्स जानते थे कि कहीं ना कहीं ये जो आउवा के जो और क्रांतिकारी बच गए हैं, कभी इसको आराध्य देवी मानकर और क्रांति को और ज़्यादा ना भड़का दें, इस वजह से इसको उठा ले गए थे। बाद में ऐसा माना जाता है कि 1860 में कुशाल सिंह चंपावत में नीमच छावनी में जाकर अपना आत्मसमर्पण कर दिया था। और इनके अपराधों की जांच के लिए एक आयोग बैठाया गया था जिसका नाम था मेजर टेलर आयोग। मेजर टेलर आयोग ये गठित किया गया था, है ना। उसके बाद में इसकी रिपोर्ट आई और रिपोर्ट के आधार पर कुशाल सिंह चंपावत है उसको अपराध से मुक्त घोषित कर दिया गया था। और बाद में उदयपुर में जाके उसकी क्या हो गई थी, डेथ हो गई थी। तो इस प्रकार से ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो आई थिंक ये प्रश्न आपको बहुत अच्छे से कवर हो गया होगा। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न की, 8वां प्रश्न। देखिए बताइए, 1857 की क्रांति की पूर्व निश्चित तिथि कौन सी थी, पूर्व निश्चित तिथि। ए ऑप्शन 10 मई 1857, बी ऑप्शन 19 मई 1857, सी ऑप्शन 28 मई 1857 और डी ऑप्शन 31 मई 1857। बताइए 1857 की क्रांति की पूर्व निश्चित तिथि कौन सी थी। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा 31 मई 1857। 31 मई 1857। समझिए 31 मई 1857 की इसकी पूर्व निश्चित तिथि, यानी कि पहले से डेट को फिक्स कर दिया गया था। कहीं ना कहीं 1857 की क्रांति की जो विफलता का कारण था
उसमें से तत्कालीन कारण एक ये भी था, क्योंकि डेट कितनी फिक्स गई थी 31 मई, और क्रांति कब भड़क चुकी थी बताइए, 10 मई को ही भड़क चुकी थी, है ना। अगर हम बात करें थोड़ा सा, देखिए यहीं से स्टार्ट कर देता हूँ मैं 31 मई से ही। 31 मई को डेट को पहले से ही फिक्स कर दिया गया था, और फिक्स कर दिया गया था दो व्यक्तियों के द्वारा। सबसे पहले मैं बात करूं कि 1857 की क्रांति की जो योजना है, वो योजना कहाँ पर बनाई गई थी। वो योजना बनाई गई थी लंदन में, ध्यान रखिए, लंदन में। और योजना किसके द्वारा बनाई गई थी, और दो व्यक्तियों के द्वारा बनाई गई थी। एक व्यक्ति का नाम था अजीमुल्ला खां, अजीमुल्ला खां, और दूसरे व्यक्ति का नाम था रंगोजी बापू। देखिए समझिए इस बात को कि 1857 की क्रांति की जो योजना है वो लंदन में बनाई गई थी, और लंदन में दो व्यक्तियों के द्वारा बनाई गई थी, अजीमुल्ला खां और रंगोजी बापू। मामला क्या था कि सबसे पहले तो मैं बता देता हूँ अजीमुल्ला कौन थे। अजीमुल्ला एक कानपुर के निवासी थे मुख्य रूप से, और रंगोजी बापू थे वो महाराष्ट्र के थे, सतारा के, है ना। हुआ क्या था कि अजीमुल्ला खां और रंगोजी बापू दोनों कैनिंग की शिकायत करने के लिए ब्रिटेन चले गए थे, है ना। कैनिंग कौन था, गवर्नर जनरल था, गवर्नर जनरल कैनिंग, क्योंकि 1857 की क्रांति के समय गवर्नर जनरल कौन था, लॉर्ड कैनिंग था। इस कैनिंग की शिकायत करने के लिए ये ब्रिटेन में चले गए थे, यानी कि ब्रिटेन, यानी कि कहीं तो लंदन में चले गए थे, ठीक है, लंदन में चले गए थे। लंदन में कौन बैठती थी, यहाँ पर महारानी, ईस्ट इंडिया कंपनी की महारानी कौन थी, ईस्ट इंडिया कंपनी, और महारानी का यहाँ शासन था। तो महारानी थी विक्टोरिया, जिसकी हम चर्चा कर चुके पहले। तो महारानी विक्टोरिया थी, विक्टोरिया। इस महारानी विक्टोरिया के पास में इसकी शिकायत करने के लिए गए कि कैनिंग जो है ना, काफ़ी आतंक ढा रहा है यहाँ पर जनता के ऊपर, और किसी की भी बात नहीं मान रहा है, सही से अच्छे से न्याय भी ये नहीं कर पा रहा है ना। तो इस वजह से इन्होंने कहा कि भाई, विक्टोरिया के पास में गए, ये इसकी योजना बनाते, मतलब इसकी शिकायत करने के लिए गए थे। लेकिन विक्टोरिया ने इनकी शिकायत ना सुन के इनकी इंसल्ट कर दी, एक तरीके से इनको अपमानित कर दिया और वहाँ से भगा दिया। तभी इन्होंने एक प्रण ले लिया था कि जिस प्रकार से महारानी विक्टोरिया ने हमें ब्रिटेन से भगाया है, उसी प्रकार से हम भी अंग्रेज़ों को भारत से क्या कर देंगे, भगा देंगे। और अंग्रेज़ों को भारत से भगाने की एक प्लानिंग मुख्य रूप से इन्होंने रखी, और एक डेट रखी 31 मई 1857, ठीक है। योजना बनाई लंदन में बैठकर कि 31 मई 1857 को पूरे भारत में हम एक साथ आंदोलन करेंगे और अंग्रेज़ों को यहाँ से जड़ से उखाड़ के फेंक देंगे। अगर हम बात करें इसी 1857 की क्रांति के समय प्रतीक चिन्ह की, तो यहाँ पर इन्होंने प्रतीक चिन्ह के रूप में अगर हम बात करें तो मुख्य रूप से प्रतीक चिन्ह के रूप में इन्होंने रखा था, एक तो कमल को रखा था, कमल रखा था, और एक किसको रखा था बताइए, रोटी को रखा था। ये प्रत्येक लोगों के पास में जाते, कमल वितरित करते और रोटी देते थे, और कहते थे कि भाई सभी को 31 मई 1857 को बिल्कुल रेडी रहना है, और पूरे भारत में एक साथ क्या कर ली जाएगी, क्रांति कर ली जाएगी। मुख्य रूप से कमल जो था ये कुलीन वर्ग का या उच्च वर्ग का प्रतीक था, और रोटी जो थे वो सामान्य वर्ग की प्रतीक थी। तभी एक घटना घटी थी जिसकी चर्चा हम पहले कर चुके हैं, बंगाल की, वेस्ट बंगाल में जो सैनिक छावनी थी उसकी 34वीं नैथी इन्फेंट्री के सैनिक मंगल पांडे के साथ में जो घटना घटी थी उसकी चर्चा हम कर चुके हैं, और उसी के साथ में 1857 की क्रांति प्रारंभ हो गई थी। अब चूँकि हम बात करें, जो मंगल पांडे थे वो थे बलिया के। बलिया कहाँ पड़ता है, यूपी में पड़ता है ना। एक मिनट मैं थोड़ा सा बैक कर देता हूँ, मैंने मिटा दिया ये, तो इसको आप ऐसे रहने दें, इसको मिटा देता हूँ मैं थोड़ा सा। ठीक है, ये आप ध्यान रखें। 31 मई को जो योजना हुई थी वो लंदन में बनाई गई थी, मतलब लंदन में पहले योजना बना ली गई थी और डेट फिक्स कर दी गई थी 31 मई। अजीमुल्ला खां और रंगोजी बापू के द्वारा ये योजना बनाई गई थी, जिसमें प्रतीक चिन्ह के रूप में 1857 की क्रांति के प्रतीक चिन्ह के रूप में कमल और रोटी को रखा गया था। क्लियर। अब चूंकि इसके बीच में घटना घटी है, मंगल पांडे के को फांसी की सज़ा दे दी गई थी, और उसके बाद में चूँकि मंगल पांडे
बलिया के थे। बलिया पड़ता है यूपी में, है ना। तो यूपी में ही एक स्थान पड़ता था मेरठ। जब ये बात पता चली मेरठ के लोगों को कि आपके यूपी का एक व्यक्ति मंगल पांडे, जिसको फांसी की सज़ा अंग्रेज़ों के द्वारा दे दी गई है, तो इनके बिल्कुल भी, है ना, बर्दाश्त नहीं हुआ और 10 मई 1857 को क्रांति भड़क गई। क्रांति कहाँ से बढ़ी बताइए? मेरठ से बढ़ी। मेरठ पड़ता है यूपी में। तो 10 मई 1857 को बताइए कहाँ क्रांति हुई थी? मेरठ में हुई थी। ठीक है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं मेरठ में। भारत में 1857 की क्रांति का प्रारंभ कहाँ से हुआ? अगर आपसे पूछा जाए कि भारत में 1857 की क्रांति का प्रारंभ कहाँ से हुआ, तो हम बताएंगे मेरठ से। और कब हुआ? तो 10 मई 1857 को हुआ था। ठीक है, उसके बाद में 19 मई को क्या हुआ था बताइए? 19 मई को 1857 की क्रांति की 1857 की क्रांति की सूचना, ध्यान रखिए, की सूचना राजस्थान में एजेंट टू गवर्नर जनरल को मिली थी। ठीक है, कहाँ पर मिली थी? मैं इसको भी लिख देता हूँ अभी। एजेंट टू गवर्नर जनरल को कहाँ पर मिली थी बताइए? आबू कार्यालय में मिली थी। आबू कार्यालय में मिली थी। इस बात को ध्यान देना कि 1857 की क्रांति की सूचना कब मिली है? तो सूचना मिली है 19 मई 1857 को। ठीक है, अब एक डेट और रह गई, बताइए कौन सी डेट? 28 मई 1857। 28 मई 1857 को क्या हुआ था बताइए? राजस्थान में 1857 की क्रांति का प्रारंभ हुआ था। अगर आपसे पूछा जाए कि राजस्थान में 1857 की क्रांति का प्रारंभ कब हुआ था, तो आपको बताना है 28 मई 1857 को। और कहाँ हुआ था? नसीराबाद छावनी से। इसकी चर्चा हम कर चुके हैं। क्लियर? अब हम पढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। 9वां प्रश्न। गवर्नर जनरल लॉर्ड हेस्टिंग के समय 1817 में अधीनस्थ पृथक्करण की नीति के तहत संधि करने वाली प्रथम रियासत कौन सी थी? काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ए ऑप्शन भरतपुर, बी ऑप्शन करौली, सी ऑप्शन सिरोही और डी ऑप्शन सतारा। बताइए। देखिए, इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वो होगा करौली। प्रश्न समझिए। लॉर्ड हेस्टिंग के समय में 1817 ईस्वी में अधीनस्थ पृथक्करण की नीति के तहत, तो यहाँ से देखिए 2-3 प्रश्न तो आपके वैसे क्लियर हो जाएंगे कि अधीनस्थ पृथक्करण की नीति कब लागू की गई? 1817 में। और किसके समय लागू की गई? तो लॉर्ड हेस्टिंग के समय लागू की गई। क्लियर? इस समय जो इस संधि के तहत जो प्रथम रियासत शामिल हुई थी वो कौन सी थी? तो प्रथम रियासत थी करौली। अगर आपसे पूछा जाए कि लॉर्ड हेस्टिंग की अधीनस्थ पृथक्करण की नीति के तहत शामिल होने वाली अंतिम रियासत कौन सी थी? अंतिम रियासत कौन सी थी? तो अंतिम रियासत बताइए कौन सी थी? सिरोही थी। क्लियर? सतारा। सतारा की अगर हम बात करें तो सतारा क्या थी बताइए? सतारा की हम बात करें तो एक व्यक्ति थे जिसका नाम था लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी ने 1848 ईस्वी में एक नीति चलाई थी जिसका नाम है हड़प नीति। कौन सी नीति बताइए? हड़प नीति। इस हड़प नीति को क्या कहा जाता था? इसे ही कहा जाता था व्यपगत नीति। व्यपगत नीति।
व्यक्तिगत नीति। इसे ही कहा जाता था गोद निषेध नीति, गोद निषेध नीति, और इसे ही कहा जाता था डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। इसको भी ध्यान रखें, इसको ही क्या कहा जाता था, इसी को कहा जाता था डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। एक बार ये प्रश्न पूछा गया था कि डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के अंतर्गत हस्तांतरित की गई प्रथम रियासत कौन सी थी। तो इसके तहत हड़पी जाने वाली प्रथम रियासत, मैं लिख देता हूँ यहाँ, इसके तहत हड़पी जाने वाली प्रथम रियासत कौन सी थी, सतारा। सतारा कहाँ पड़ती है, महाराष्ट्र में पड़ती है, ध्यान रखना इस बात को। समझिए पहले क्या थी ये नीति। लॉर्ड डलहौजी ने चलाई थी ये नीति, और कब चलाई थी, 1848 ईस्वी में चलाई थी। कौन सी नीति बताइए, हड़प नीति या गोद निषेध नीति। ये होती क्या थी कि मान लीजिए कोई भी एक शासक है ना, अगर उस शासक के कोई भी संतान नहीं है, यानी कि कहें कि कोई भी उत्तराधिकारी नहीं है, तो उसका जो राजपाट है, जैसे ही वो राजा मरेगा, पहले क्या होता था कि कोई भी राजा था, मान लीजिए अगर राजा मर जाता था तो इसका जो उत्तराधिकारी था, इसका कोई भी ज्येष्ठ जो पुत्र था, बड़ा पुत्र था, उसको राजा बना दिया जाता था। अगर वो नहीं है तो उसका दूसरा पुत्र को राजा बना दिया गया था। एक तरीके से वंशानुक्रम चलता था इसमें। लेकिन लॉर्ड डलहौजी ने एक नीति निकाली थी जिसे हम कहते हैं हड़प नीति या गोद निषेध नीति। इसका मतलब ये था कि अगर आपकी कोई संतान नहीं है, कोई भी पुत्र नहीं है, तो आपका जो राज्य है आपकी मृत्यु के बाद में अंग्रेजों के हाथों में चला जाएगा, अंग्रेजों के द्वारा हड़प लिया जाएगा। इस नीति को हम कहते हैं हड़प नीति। ठीक है, तो इस नीति के तहत जो सबसे पहली रियासत थी जिसको हड़प लिया गया था, वो रियासत थी सतारा। क्लियर, क्योंकि सतारा के जो शासक थे उनके कोई भी संतान नहीं थी, और जैसे उनकी मृत्यु हुई तो इसके ऊपर अधिकार किसने कर लिया, अंग्रेजों ने अधिकार कर लिया। तो आपसे पूछा जाए कि हड़प नीति, व्यक्तिगत नीति या गोद निषेध नीति या डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के अंतर्गत हस्तांतरित की जाने वाली या हड़पी जाने वाली प्रथम रियासत कौन सी थी, तो हम बताएंगे सतारा। ठीक है, लॉर्ड हेस्टिंग की अधीनस्थ पृथक्करण नीति के तहत हड़पी जाने वाली प्रथम रियासत या संधि करने वाली प्रथम रियासत करौली, और अंतिम रियासत सिरोही। अब बच गई भरतपुर। भरतपुर के बारे में हम बात करें, देखिए एक व्यक्ति थे जिसका नाम था, देखिए भरतपुर के बारे में हम थोड़ी सी बात करते हैं। बात है 1798 की। एक व्यक्ति थे जिसका नाम था लॉर्ड वेलेजली। लॉर्ड वेलेजली, इस लॉर्ड वेलेजली के द्वारा एक प्रथा चलाई गई थी जिसका नाम था सहायक संधि प्रथा। सहायक संधि प्रथा, इसमें क्या था कि एक तरीके से राजाओं को लालच दिया गया था। उनको कहा गया था कि आपको अंग्रेजों की तरफ से 5000 की अंग्रेजी सेना मिलेगी, जो आपकी जो राज्य की राजधानी है उसमें क्या की जाएगी, नियुक्त की जाएगी। उसके बाद में आप राजा की जो राजधानी है उसमें एक अंग्रेजी पॉलिटिकल एजेंट की नियुक्ति की जाएगी अंग्रेजों की तरफ से ही, और साथ में जो सेना है और पॉलिटिकल एजेंट है उसका खर्चा राजा को वहन करना पड़ेगा। साथ में अगर वो किसी भी विदेश नीति पे जा रहा है तो अंग्रेज़ों का नियंत्रण होगा उसके ऊपर, यानी कि अंग्रेज़ों की परमिशन से जाएगा। और साथ में जो जितना भी वो भू राजस्व कलेक्ट करता है उसका 1/3 अंग्रेज़ों को मतलब अंग्रेज़ों के द्वारा उनसे लिया जाएगा। ऐसी कुछ कंडीशन दी गई थी जिन्हें हम सहायक संधि प्रथा कहते हैं। इनकी कंप्लीट डिटेल हमने क्लासों में चर्चा करी है, आप पीछे जाके 1857 की क्रांति को पूरा देख सकते हैं स्टार्टिंग से ही। तो इन सहायक संधियों के तहत जो सबसे पहले सहायक संधि करने वाली जो प्रथम रियासत थी, वो प्रथम रियासत कौन सी थी बताइए, भरतपुर थी। अब आपसे पूछा जाए कि लॉर्ड वेलेजली की जो सहायक संधि थी उसके तहत सहायक संधि करने वाली प्रथम रियासत कौन सी थी, तो आंसर होगा भरतपुर। ठीक है, द्वितीय रियासत कौन सी थी, अलवर थी, बख्तावर सिंह के काल की। ठीक है, अगर लॉर्ड हेस्टिंग की पूछा जाए तो प्रथम कौन सी आएगी, करौली, और अंतिम कौन सी आएगी, सिरोही। अगर लॉर्ड डलहौजी की पूछा जाए तो प्रथम कौन सी आएगी, सतारा आएगी। क्लियर, तो इस प्रकार से आपका 9वां प्रश्न भी क्या हो गया, क्लियर। अब हम बात करते हैं आज के अंतिम प्रश्न की,
यानी कि 10वें प्रश्न की। 1857 की क्रांति के समय नसीराबाद में कौन सी सैनिक टुकड़ी नियुक्त थी? बताइए। ए ऑप्शन जोधपुर लीजियन, बी ऑप्शन 15वीं और 30वीं नैथिन इन्फेंट्री, सी ऑप्शन मेर रेजिमेंट और डी ऑप्शन मेवाड़ भील कोर। आपको बताना है कि नसीराबाद में कौन सी सैनिक टुकड़ियां थी। तो इसकी चर्चा हम पहले ही कर चुके हैं कि नसीराबाद में 30वीं नैथिन इन्फेंट्री तो पहले से ही मौजूद थी और 15वीं नैथिन इन्फेंट्री बंगाल से आई थी। तो हम कह सकते हैं कि नसीराबाद में 15वीं और 30वीं नैथिन इन्फेंट्री काम कर रही थी। अगर हम बात करें जोधपुर लीजियन की, तो जोधपुर लीजियन बताइए कहाँ पर काम कर रही थी? जोधपुर लीजियन कहाँ पर काम कर रही थी बताइए? एरियनपुरा पाले, एरियनपुरा पाले में। एरियनपुरा कहाँ पर पड़ता है? पाली में। एरियनपुरा सैनिक छावनी में, सैनिक छावनी में। एरियनपुरा कहाँ पड़ता है? पाली में पड़ता है। ठीक है, यहाँ पर जोधपुर लीजियन काम कर रही थी। 15वीं नैथिन इन्फेंट्री कर रही थी नसीराबाद में, ये काम कर रही थी नसीराबाद में। नेक्स्ट आती है मेर रेजिमेंट। मेर रेजिमेंट बताइए कहाँ पर काम कर रही थी? मेर रेजिमेंट कर रही थी ब्यावर में। ब्यावर सैनिक छावनी पड़ती है अजमेर में। और मेवाड़ भील कोर जिसे हम कहते हैं एमबीसी, मेवाड़ भील कोर एमबीसी कहाँ पर काम कर रही थी बताइए? खेरवाड़ा में काम कर रही थी। खेरवाड़ा कहाँ पर पड़ता है? उदयपुर में पड़ता है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारा ये जो 10वां प्रश्न है ये भी क्लियर हो चुका है। वैसे मैं एक एक करके सभी सैनिक छावनी और उनकी टुकड़ी को भी यहाँ लिख देता हूँ ताकि आपको कंसेप्ट क्लियर रहे। देखिए, हम बात करें 1857 की क्रांति के समय, 1857 की क्रांति के समय राजस्थान में कुल 6 सैनिक छावनियाँ थी। कितनी सैनिक छावनियाँ थी? 6 सैनिक छावनियाँ थी। तो इधर तो मैं लिख देता हूँ सैनिक छावनियाँ, और इधर लिख देता हूँ इनकी सैनिक टुकड़ियाँ। कौन कौन से सैनिक टुकड़ी यहाँ पर काम कर रही थी। क्लियर? देखिए, सबसे पहले एरियनपुरा। एरियनपुरा कहाँ पर पड़ती है बताइए? पाली में। और पाली कहाँ पड़ता है? मारवाड़ में। ठीक है, मारवाड़ मतलब जोधपुर, अर्थात यहाँ पर कौन सी सैनिक टुकड़ी काम कर रही थी? जोधपुर लीजियन काम कर रही थी। याद कर सकते हैं आराम से। पाली कहाँ पर पड़ता है? मारवाड़ में पड़ता है। मारवाड़ यानी कि जोधपुर, इससे हम याद कर सकेंगे जोधपुर लीजियन। ठीक है, तो एरियनपुरा में कौन सी काम कर रही थी? जोधपुर लीजियन काम कर रही थी। अच्छा, दूसरी नसीराबाद। नसीराबाद कहाँ पड़ती है बताइए? अजमेर में पड़ती है। नसीराबाद पड़ती है अजमेर में। नसीराबाद सैनिक छावनी में कौन सी सैनिक टुकड़ी काम कर रही थी बताइए? काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये तो। 15वीं नैथिन इन्फेंट्री एवं 30वीं नैथिन इन्फेंट्री। ब्यावर, ब्यावर में बताइए, ब्यावर कहाँ पड़ता है? अजमेर में पड़ता है। ब्यावर पड़ता है अजमेर में। यहाँ पर कौन सी कर रही थी? देखो, याद करने का सिंपल सा तरीका है। ब्यावर रे ला रहा है लास्ट में, अजमेर आ रहा है, मेर आ रहा है लास्ट में अजमेर के। इससे भी आप याद कर सकते हैं। देखिए, बहुत सिंपल है। अजमेर के लास्ट में मेर आ रहा है, इसलिए हम याद कर सकते हैं मेर रेजिमेंट।
मे रेजिमेंट। उसके बाद में बताइए देवली। देवली कहाँ पर पड़ती है? टोंक में पड़ती है। टोंक के लास्ट के कैसे याद कर लेंगे? टोंक के लास्ट के कैसे याद कर लेंगे? बताइए कौन? कोटा कंटिनेंट। कंटिजेंट, कोटा कंटिजेंट, ठीक है। और पांचवी कौन सी बताइए? खेरवाड़ा। खेरवाड़ा, खेरवाड़ा कहाँ पड़ती है? उदयपुर में। उदयपुर का मतलब मेवाड़, उदयपुर का मतलब मेवाड़, इसलिए यहाँ पर कौन से काम करेगी बताइए? मेवाड़ भील कोर, मेवाड़ भील कोर यानी कि एमबीसी। और लास्ट में बताइए कौन सी? छठी, नीमच। नीमच पड़ती है मध्य प्रदेश में। जब भी आपको नीमच से प्रश्न पूछा जाए तो हमेशा ये ध्यान रखना, हमेशा ध्यान रखना कि एकमात्र ऐसी सैनिक छावनी जो राजस्थान से बाहर स्थित थी, यानी कि राजस्थान में स्थित नहीं थी। ये कहाँ पर स्थित थी बताइए? मध्य प्रदेश में स्थित थी, ठीक है। तो इस प्रकार से आपके 10 के 10 प्रश्न जो हैं वो सोल्व हो चुके हैं। आई थिंक आपको ये क्लास पसंद आई होगी। आपके कितने प्रश्न सही हुए 10 में से, और कितना आपको नॉलेज गेन हुआ यहाँ से, तो आप इसको ज़रूर बताएंगे कमेंट बॉक्स में। तो आज की क्लास के लिए बस इतना ही है। थैंक यू।